ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। रोहित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हमने अभी चर्चा की कि वात, पित्त और कफ ये जो दोष हैं ये किस तरह से शरीर में काम करते हैं। तो स्वाभाविक है कि आपके मन में ये बात उठेगी कि मेरी जो वात, पित्त, कफ में ये कौन सी प्रकृति है, मैं इस प्रकृति को कैसे पहचानूं। तो इसके लिए आज हम इस संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान और दर्शन आयुर्वेद के अंदर आज इसकी चर्चा करेंगे। संपूर्ण स्वास्थ्य का जो विज्ञान है उस संपूर्ण स्वास्थ्य को पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्रकृति को पहचानें। तो प्रकृति को पहचानने के लिए आयुर्वेद कैसे हमें सिखाता है, आज हम बहुत एक महत्वपूर्ण और रोचक बात पर चर्चा करने वाले हैं और आप हमारे साथ हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आयुर्वेद की जो प्रकृति पहचान, ये एक बहुत सरल भी है पर एक थोड़ा सा गंभीर विषय भी है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आयुर्वेद की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और रोगों की चिकित्सा में उसकी प्रकृति का विशेष योगदान रहता है, या हम ये कहें कि वो बहुत ज़रूरी होता है। कारण कि प्रकृति के आधार पर ही एक स्वस्थ व्यक्ति अपने जो स्वस्थ व्यक्ति है वो अपनी प्रकृति को पहचानेगा तो उसके हिसाब से अपने आहार को चुन सकता है, विहार को चुन सकता है और इसी के आधार पर रोगी को वैद्य भी औषधि दे सकता है, या हम अपने जो पथ्य और अपथ्य इसका निर्धारण भी उसके आधार पर कर सकते हैं। यानी कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, यदि हमको अपनी प्रकृति का बोध होगा तो हम उस तरह से कर पाएंगे। प्रकृति का जो निश्चय है किसी भी व्यक्ति की जो शारीरिक बनावट है, स्वभाव है या चारित्रिक जो विशेषताएं हैं उसको देख करके भी किया जाता है। जब हम बात करें आयुर्वेद के अंदर में प्रकृति की, तो हमको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कोई किसी व्यक्ति की प्रशंसा की जा रही है, निंदा की जा रही है। हम बात करेंगे शरीर की प्रकृति की, कलर की, हाइट की, मोटाई की, नट्टेपने की, ये सब प्रकृति की वजह से होता है, वात, पित्त, कफ की वजह से होता है। तो आयुर्वेद के अनुसार हम इसलिए ये मानते हैं कि यह निर्धारण जो है जन्म से पहले ही हो जाता है। यानी कि जब शुक्र और शोणित, शुक्र और रज का जब संयोग होता है, यानी कि जब वो माँ के गर्भ में जाता है तो उस समय पर जब सार्वभौम नियम है कि जब जन्म माँ के गर्भाशय में अंडाणुओं के साथ शुक्राणुओं के मिलने से होता है, ये हम सब जानते हैं। उसके पश्चात जो भ्रूण है, जिसको जो गर्भस्थ शिशु का जो विकास होता है, और शुक्राणु और अंडाणु जो वात, पित्त या कफ ये उसके अंदर भी होते हैं।
जो माइटोकॉन्ड्रिया जिसको बोलते हैं ना, जहाँ से जो एक कोशिका जो शुक्र जो है एक सेल का पार्ट है, वहीं से ही यह वो वात पित्त कफ जो दोष है वह उसके अंदर निर्धारित होना शुरू हो जाता है। यदि हम कह सकते हैं कि जब शुक्र माँ के ओवम के अंदर जब गर्भ में प्रवेश करता है तभी वो वात पित्त कफ की स्थिति निर्धारित होनी शुरू हो चुकी है। तो उसी के आधार पर ही बच्चे का जो शरीर है या उसकी जो बनावट है, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो मानसिक और चारित्रिक जो गुण है, जो उसकी स्थिति है, वो तभी से ही विकसित होना शुरू हो जाता है। और इन गुणों की विशेषताओं को ही आयुर्वेद में प्रकृति कहा गया है। यानी प्रकृति वह है जो हमारा स्वभाव है, जो हमारे शरीर की जो स्थिति है, उसका जो निर्माण का जो कारण है वह वात पित्त और कफ है। हम इसको समझें। यदि इसी स्थिति में तीनों दोष सम अवस्था में हैं तो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होगा। यदि तीनों में बहुत अधिक असंतुलन है तो फिर क्या होगा, गर्भ कई बार ठहरेगा भी नहीं, गर्भ ठहर जाएगा तो भी भ्रूण का विकास होगा नहीं, विकास होगा तो उसमें फिर कोई ना कोई विकार होगा। ये तीनों में से कोई ना कोई एक दोष अधिक मात्रा में यदि एक लिमिट से बाहर यदि उसके अंदर है तो आप ये समझिए कि उसका जो दोष या जो बच्चे का जो गुण कर्म स्वभाव है उसी दोष के अनुसार, यानी उसी दोष के अनुसार होगा, यानी कि उसकी प्रकृति वैसे ही बनेगी, यानी कि शारीरिक संरचना व प्रकृति उसी तरह की होगी। ये आपको समझना होगा। विशेष कर करके जो मेरी बहनें माँ बनने वाली हैं या जिनको बच्चों के लिए तैयारी करनी है उस समय पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि माता पिता का दोष जितना संतुलित होगा, यानी वात पित्त कफ जितना बैलेंस में होगा, या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि माता पिता जितने स्वस्थ होंगे उतना ही वो स्वस्थ बच्चे का निर्माण कर पाएंगे। तो इसीलिए कि दोनों के जो दोषों की जिसकी अधिकता है तो उसी तरह से बच्चे का स्वभाव भी बनेगा, उसी के अनुसार जो है वह उसकी प्रकृति भी बनेगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो गर्भधान से लेकर के पुंसवन एवं सीमंतोनयन जो से लेकर के जात कर्म, नामकरण, अन्नप्रसान आदि जो 16 संस्कारों की बात की गई है, ये 16 संस्कारों में जहाँ हम आंतरिक स्वभाव को ठीक करने की बात करते हैं, संस्कार का अर्थ ये होता है कि जो हमारे गुण हैं वो हम उसको प्राप्त करें, दोषों को छोड़ दें। पर यदि मैं बात करूं कि ये जो प्रकृति को भी सुधारने में ये संस्कार भी काम करते हैं, यानी संस्कारों का संबंध हमारे शास्त्रों से, बाकी हमारे कर्मकांड से है, परंतु ये आयुर्वेद का में भी इसका संबंध है। यानी मैं इस बात को ऐसे भी समझा सकता हूँ आपको। यदि आप हमारी भारतीय सनातन वैदिक परंपरा और संस्कृति को देखेंगे तो सारी जितनी भी बातें हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट है, यानी कि जुड़ी हुई हैं। तो इन संस्कारों की भी बहुत महत्ता है और महर्षि चरक ने इसकी विशेष व्यवस्था दी है। इस आधार पर 7 प्रकार की प्रकृतियां मानी गई हैं, यानी कि मनुष्य की जो है प्रकृति में 7, वैसे तो दोष तो 3 हैं पर प्रकृति 7 मानी गई हैं उन 3 दोषों के आधार पर। यानी कि सप्त प्रकृतयो भवन्ति ही दोष ही पृथक द्विष ही समस्तश्च, यानी कि प्रकृति में पहले जो प्रकृति है, जो 7 प्रकृति मानी गई है उनमें पहले प्रकृति है वात प्रकृति, दूसरी प्रकृति है पित्त प्रकृति, फिर तीसरी प्रकृति है कफ प्रकृति। ये 3 को तो हम जानते ही जानते हैं। जो चौथी प्रकृति है वह है वात और पित्त के संयोग से प्रकृति, वहाँ 2 दोष प्रबल होते हैं। फिर 5वां नंबर है पित्त कफ प्रकृति, वहाँ पर पित्त और कफ का संयोग होता है। हालांकि आप ये भी समझिए कि पित्त और कफ आपस में परस्पर विरोधी दोष हैं, फिर वो कई बार साथ में भी रहते हैं। फिर 6ठे नंबर पर वात कफ प्रकृति, ये वात और कफ तो काफ़ी रह जाते हैं। 7वां है जो सबसे उच्च और उचित प्रकृति है जिसको हम कहते हैं सम प्रकृति। सम प्रकृति ये बहुत लक्ष्य है, यानी कि मनुष्य का जो सबसे उच्च प्रकृति है वो सम प्रकृति है। तो यहाँ ये तथ्य हमको ध्यान में रख लेना चाहिए कि जन्म के समय व दोषों की अवस्था के अनुसार जो प्रकृति बन चुकी होती है वह अंतिम समय तक रहता ही रहता है।
तो फिर हम सम कैसे करें? यही तो जरूरी है, इसीलिए तो आयुर्वेद है। तो उस दोषों की वृद्धि या प्रकोप को जो है वो बनता रहेगा। थोड़ी सी भी अनुकूल वातावरण मिलेगा, दोष बढ़ेगा। तो उस दोषों को बढ़ने के लिए प्रकृति मूल प्रकृति नहीं बदलेगी, पर उस मूल प्रकृति की वजह से दो दोषों के प्रकोप होने की संभावनाएं हैं, हम उसको रोक सकते हैं। यानी प्रकृति को तो हम नहीं बदल सकते, परंतु दोषों को रोक सकते हैं। कारण कि एक विशेष प्रकृति वाले व्यक्ति में उस विशेष दोष का प्रकोप जल्दी होगा ही होगा। यानी उसको यदि वात प्रकृति का मनुष्य में थोड़ी सी भी अनियमितता होने से एकदम वात बढ़ जाएगा, कफ प्रकृति वाले का मनुष्य में एकदम कफ बढ़ जाएगा, पित्त प्रकृति के मनुष्य में एकदम पित्त बढ़ जाएगा। यानी कि थोड़ा सा अपथ्य करा फिर एकदम पित्त प्रकोपित हो जाएगा। तो इसलिए इन प्रकृति का जो निर्माण में दोषों के अतिरिक्त कुछ ऐसे गौण रूप से सहायक होते हैं कुछ चीजों का, जैसे हम ध्यान रखें तो जैसे उसमें पहला है जैसे शुक्राणु और अंडाणु की जो अवस्था है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि शुक्राणु माँ के गर्भधान से पहले से ही उससे निर्भर करता है। दूसरा ऋतु की प्रकृति, ऋतु की प्रकृति है कि जैसे मान लीजिए कि प्रकृति के गुण कर्म है, गर्भाशय के अंदर का वातावरण वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि माँ के संतति निर्माण की प्रक्रिया से पहले से ही हमको तैयारी करनी चाहिए। और फिर उसके बाद में माँ के द्वारा गर्भावस्था के दौरान जो अपनाया गया आहार विहार है, आचरण व्यवहार है, उससे हम ये आज साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि माँ का आचार व्यवहार का बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। ये तो हमारे सहस्रों वर्ष पहले ऋषियों ने बता दिया था। कितनी बड़ी बात है कि वो कहते हैं कि शुक्र तो अभी तो तुम तैयारी कर रहे हो, तो उस समय पर भी तुम अपने दोषों को ठीक कर लो। यदि आप माँ बनना चाहती हैं, यदि आप पिता बनना चाहते हैं, तो ध्यान रहे यह कर्म इतना सहज और सरल नहीं है। उसके लिए आपको सावधान होना पड़ेगा, पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी के बाद में फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आपने पूरी तैयारी कर ली है, अपने दोषों को सम कर लिया है, तो ध्यान रहे कि जो शुक्राणुओं का या रजवीर्य का जो है वो शुद्ध रजवीर्य होगा, सम होगा। सम होने के बाद में फिर तब गर्भधान करिए। गर्भधान करने के बाद में भी काम पूरा नहीं होता है। आप कहेंगे जब हमने गर्भधान किया था तब तो हम बिल्कुल दोषों से रहित थे, हमारे पास उस समय हमारी जो प्रकृति है बहुत अच्छी थी, हमारे जो 7 प्रकृतियां हैं, यानी जो तीनों दोषों की स्थिति है वो सम अवस्था में थी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इससे आपका जो होने वाला जो संतान है बहुत ही बेहतरीन हो सकता है, उससे बहुत गुणी हो सकता है, सब कुछ होगा। पर फिर भी इसमें बहुत हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में या दर्शन में या हमारी वैदिक संस्कृति और परंपरा में इसके लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि गर्भ के समय में माँ जैसा खाती है, जैसा सोचती है, जैसा करती है, तो उस समय पर बच्चे की प्रकृति वैसे वैसे बनती। प्रकृति का तात्पर्य यहाँ दोनों चीज़ है, आप इसको समझिए। प्रकृति का तात्पर्य यहाँ पर वात पित्त कफ दोष आदि की जो 7 प्रकृतियां भी हैं, प्रकृति का मतलब यहाँ पर उसका जो स्वभाव है, उसका गुण, उसी के आधार पर ही तो बनेगा। उसकी जो मानसिक स्थिति है, उसकी कार्य क्षमता है, सत्वगुण रजोगुण की स्थिति है, उसकी जिस प्रवृत्तियां हैं, ये सब कुछ इसी पर ही निर्भर है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि ये प्रकृति को पहचानिए, ये बहुत जरूरी है और इसके आधार पर ही सब कुछ है। प्रकृति में ही प्रकृति, एक तो यह प्रकृति जो दिखाई दे रही है, जैसे ये सुंदर वृक्ष है, वातावरण है, जो ये पूरे जगत में दिखाई दे रहा है, ये तो संसार की प्रकृति है जिसका प्रभाव हमारे शरीर में होता है वात पित्त कफ के माध्यम से। ये मनुष्य की प्रकृति है। जब हमारी प्रकृति सुधरेगी तो बाहर की प्रकृति भी हमको अच्छी लगेगी। यदि अंदर की प्रकृति बिगड़ गई तो बाहर तो सारा बिगड़ा हुआ नजर आएगा। इसलिए अपनी प्रकृति भी सुधारो, आने वाली नस्ल सुधरे, उसके लिए उनकी प्रकृति भी सही बने। इसके लिए जो आयुर्वेदोक्त जो ऋषि महर्षियों ने जो हमको उपदेश दिया है, हमारे लिए जो बातें बताई हैं, हम उनको समझने का प्रयास करें। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि जो भ्रूण का जो संयोजन है, मिलान करने वाले जो महाभूत हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके जो गुण कर्म अब सब तत्वों में होने वाले बच्चों की निश्चित रूप से, इतना ही नहीं, एक लेवल पर देखो कितनी आगे की बात है। जब शादी करते हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं कि कई लोग जो गोत्र मिलाने वाली बात को अवैज्ञानिक मानते हैं, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि गोत्र मिलाने का जो बात है बहुत ही वैज्ञानिक है कि आप स्वगोत्र में शादी ना करें, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो जेनेटिकली कहीं ना कहीं वो एक ही मूल से बड़े हुए लोग होते हैं, तो इसलिए वंश को नहीं मिलाया जाता है। परंतु फिर उसके अतिरिक्त में कहीं तक भी
शादी आप कर सकते हैं, उसकी छूट है। यानी कि वहाँ पर वंश या जो हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना, गोत्र को जो मिलाने की बात जो करी जाती है, गोत्र मिलाने का मतलब ये है कि गोत्र सगोत्री नहीं होना चाहिए, या मामा का गोत्र यानी कि जो माँ का पहले वंश का गोत्र था वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो जेनेटिकली जो चीज़ें चली आ रही हैं उससे वो एक तरह का ही वो बच्चा पैदा होगा। तो ये वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। उसके बाद तो पूरी दुनिया में आप कहीं से भी विवाह कर सकते हैं। ऋषि दयानंद ने इसके विषय में बहुत ही सुंदर कहा है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि आप गुण कर्म स्वभाव देख करके करें। तो जो जाति वाली बात है, जाति वाली बात तो देखो गुण कर्म से ही होता है, इसके लिए जातियाँ बनाई गई थी कि एक जैसे गुण कर्म स्वभाव के, पर आज तो वो चीज़ रही नहीं है। तो वर्ण से यदि मैं कहूँ कि जो वर्ण व्यवस्था है वो बहुत वैज्ञानिक व्यवस्था है। कई लोग जो है ना वर्णों को गालियाँ देते हैं कि नहीं, वो जन्मना जाति वास्तव में वर्ण नहीं है। तो इसलिए जो पहले से कुल से खानदान से ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो उसकी जो पवित्रता है, विद्वता है, शालीनता है, वीरता है, जो पारिवारिक जो विशेषताएं हैं, ये सब व्यक्ति के अंदर आती ही हैं, बच्चे के अंदर वो चीज़ आती हैं। तो इसी तरह से जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, आपने देखा होगा कि स्वाभाविक रूप से जो अमेरिकन कंट्री, जो यूरोप आदि में जो ठंडे देशों में रहते हैं, वहाँ यदि अफ्रीकन देश के भी लोग जाकर के रहना शुरू कर दें तो आप देखते हैं 1-2 पीढ़ी के बाद में उनकी जो शक्ल है, उनके कलर है, वो बदलने शुरू होते हैं। इसी तरह से अंग्रेज वगैरह भी जाकर के यूरोपियन लोग के देश भी यदि अफ्रीकन कंट्री में रहने लगे तो भी वहाँ जाकर के देखें तो आप देखेंगे कि वो उनका कलर चेंज होने लगेगा। जैसे भारतवर्ष की बात देखें तो ये मिश्रित क्षेत्र है। बहुत पूरब में जाते हैं तो उनका कलर जो है आप देखते हैं कि बहुत पीले कलर का होता है। यदि यूरोपीय क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र में आप देखते हैं कि वहाँ पर बहुत स्किन सफ़ेद होती है। इसी तरह से पूरे दक्षिण अफ्रीका वगैरह उधर जाते हैं तो काले होते हैं। भारत में सब मिश्रित होते हैं। तो मिश्रित होने की वजह से यदि वात पित्त कफ की बात करूं तो ये भारतवर्ष में ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोगों के अंदर हम तीनों दोषों से या तीनों विशेषताओं से युक्त हैं। तो इसीलिए हमको ध्यान रखना है, जिस क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं, हम मैदान में रहते हैं, हम जैसे कोई समुद्र के किनारे पर रहने वाला है, कोई हिमालय के किनारे पर रहने वाला है, कोई जम्मू कश्मीर में रहने वाला है, कोई जाकर के नॉर्थ ईस्ट में रहने वाला है। तो इसी तरह से हमारी जो शरीर का बनावट है, हमारे शरीर की आकृति है, और इसी तरह से जो हमारी जो प्रकृति है, वात पित्त कफ आदि जो प्रकृतियाँ हैं, उससे निश्चित रूप से जो स्थानगत विशेषताओं से भी प्रभावित होता ही होता है। और दूसरी बात, इसके अतिरिक्त जो अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग ऋतु विशेष में, जैसे कि मान लीजिए हम कहें कि जैसे सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, हालांकि विदेशों में तो सर्दी, गर्मी और वर्षा 3 ही ऋतुएं होती हैं, पर ये भारतवर्ष है जहाँ पर 6 ऋतुएं होती हैं। जो अखंड जो आर्यवर्त भारतवर्ष जिसको कहते हैं, उसके अंदर जितने भी ये जो एशिया उपमहाद्वीप के अंदर ही इस तरह के अलग अलग ऋतुओं का परिवर्तन होना, अलग अलग ऋतुएं, जिसलिए 6 ऋतुओं का संबंध भी है। तो ऋतु विशेष में भी इसीलिए गर्भधान करने के लिए शरीर की स्थिति, प्रकृति के साथ साथ में बाहर की ऋतुओं को भी महत्व दिया गया है। तो उसका माता पिता पर जो असर होता है वो माता पिता की आयु भी, इसीलिए शादी के लिए, विवाह के लिए भी एक आयु का निर्धारण भी किया गया। कितनी बड़ी बात है कि शादी कब करनी चाहिए, कितनी आयु में होनी चाहिए, बाल विवाह, ये वृद्ध विवाह, आजकल तो वृद्ध विवाह भी चल रहा है। लोग जो 50-50 साल, 40-40 साल के बाद शादी करते हैं। वो आयु जो है वह एक तरह से संतति निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि विवाह की जो आयु है, गर्भधान की जो ऋतु है, गर्भधान का जो क्षेत्र है, गर्भधान का जो काल है, वो बहुत महत्वपूर्ण था। इस संदर्भ में मैं एक छोटी सी बात आपको सुनाना चाहूँगा। जैसे लोग कहते हैं कि सीता मैया को भगवान राम ने निकाल दिया एक किसी के धोबी के कहने पर। वस्तुतः ऐसा नहीं है। उनको लव कुश जैसे संतान की उत्पत्ति पैदा करना था, इसलिए जानबूझ करके उनको ऋषि के आश्रम में भेजना था, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। बात यह है। इसलिए पूर्व जन्म उपार्जित व्यक्तिगत विशेषताओं हमारे संग, ये तो हो गया दूसरे के द्वारा
यहाँ पर शरीर की प्रकृति का हो गया, संस्कार का हो गया, कुल वंश का हो गया, फिर हमारे संस्कार भी, क्योंकि हम पूर्व जन्म भी मानते हैं और हम पश्चात जन्म भी मानते हैं। तो पूर्व जन्म के जो संस्कार है वह भी हमारे अंदर वात पित्त कफ दोष के माध्यम से प्रकृति बन करके वो आते ही आते, जिसको हम संस्कार कहते हैं, सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो प्रकृति है। वस्तुतः इस प्रकार इन सब प्रकृति इन सब कारणों से निर्धारित होते हैं। समझिए, स्वयं के कर्मों से, संस्कार से, पारिवारिक कुल वंश खानदान के संस्कार से, माता पिता के प्रकृति से, उस समय के ऋतु से, जब गर्भधान किया उसके कालखंड से, उस समय पर जिन आहार आदि का जो है हम सेवन कर रहे हैं उसके कारण से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत विशेष है। ये सबके लिए जरूरी है मेरे भाई। प्रकृति को पहचानिए, पर जब आपके हाथ में किसी बच्चे की प्रकृति निर्धारित करने के लिए जब हाथ में आपके एक समय है, आपको मौका है, उस समय भी आप सावधान हो जाइए। आप एक अच्छे माता बनना चाहते हैं, अच्छे पिता बनना चाहते हैं, तो ध्यान रहे कि इन आयुर्वेद में जो वर्णित इन उपायों को ऋषियों ने जो हमको बताया है, इन विधाओं को जरूर आप जो है समझने का प्रयास करिए। तो इस तरह से अनेक प्रकार के तत्वों से प्रभावित होने पर भी प्रकृति का मूल कारण दोष है, यानी कि दोष ही है। इसका आप समझिए कि इसका नाम, इसीलिए फिर मैं कहूँगा कि वात पित्त और कफ, यही दोष से ही प्रकृति का निर्धारण होता है। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे हम इसकी बहुत विशद चर्चा करेंगे। तो तीनों दोषों के गुणों और शरीर पर होने वाले उनके प्रभाव का उल्लेख मैं पहले आपको बता चुका हूँ इस विषय में कि कैसे वात पित्त कफ का जो है प्रभाव होता है। प्रकृति से युक्त वात पित्त कफ प्रकृति वाले मनुष्यों को मुख्य जो क्या विशेषताएं होती हैं, आगे हम इन विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि इसको पहले समझिए कि हमने आपको बताया कि किस तरह से वात पित्त कफ आदि जो दोष हैं, उन दोषों से कैसे प्रकृति बनती है, प्रकृति का हमारे शरीर से क्या संबंध है, उस शरीर से फिर पूरा रोगों का ही नहीं, पूरे जीवन का, जीवन की पद्धति का, और जीवन की जो हमारी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति, हमारी रुचि, हमारी प्रकृति, हमारी प्रवृत्ति, ये सब ये मूल प्रकृति के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। तो इसको हमको बहुत समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। तो इसको हम जितना समझ पाएंगे, मैंने प्रयास किया है अभी आपको कि ये आयुर्वेद की इस गूढ़ रहस्य को, गूढ़ परंपरा को, गूढ़ विधा को, विज्ञान को बहुत ही सरल, सुगम और ग्राह्य भाषा में मैं आपको बताने का प्रयास करूं। तो इसी तरह से हम बहुत इन गूढ़ रहस्यों को बड़े सुगम और सरल ढंग से हम चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे, आपको बताएंगे। तो इसके बाद में फिर हम ये बताएंगे कि आपकी जो ये प्रकृतियों की जो विशेषताएं जो होती हैं, कि किस तरह से इस प्रकृति की विशेषताएं होती हैं, किस तरह से प्रकृति के अलग अलग प्रकृति वालों की जो पहचान क्या है, विशेषताओं की हम बात करेंगे, पहचान की बात करेंगे। इस तरह से फिर आयुर्वेद के और दूसरे विज्ञानों के विषय में हम चर्चा करते रहेंगे। तो आप जानिए, प्रकृति, तो हमारी जो प्रकृति है उसको बैलेंस रखने के लिए फिर आपको क्या करना है, उचित आहार करना है, व्यायाम करना है, योगासन करना है, प्राणायाम करना है। ये सारी क्रियाएं आप समझिए, यानी कि हम जितना भी जो रूटीन करते हैं, सुबह से शाम हम डाइट कंट्रोल की बात करते हैं, हम पथ्य अपथ्य की बात करते हैं, इस प्रकृति को कृत न होने देने के लिए, यानी कि प्रकृति हमारी सही रहे। एक ही बात मैं कह रहा हूँ कि यदि हमने हमारा वात पित्त कफ बैलेंस बिगड़ा तो प्रकृति बिगड़ी, प्रकृति बिगड़ी तो फिर रोगों ने हमको आघेरा। तो इसीलिए मूल प्रकृति को नहीं बदल सकते हैं, परंतु मूल प्रकृति को हम थोड़ा सा एक सम लेवल पर लेकर के, एक लेवल पर उसको रखा जा सके, उसके लिए बाह्य उपायों से ही उसको रोका जा सकता है। तो इसके लिए ध्यान रहे कि जैसे हमारे यहाँ की विशेषता रही आहार की विशेषता, हमारे यहाँ विविध ऋतुओं में विविध तरह के आहार का सेवन, आहार की वार्ता हम चर्चा करेंगे, या फिर अलग अलग आयु में अलग अलग आहार का सेवन। तो ध्यान रहे, एक ही घर में भी यदि हम रहते हों तो किसी को तीखा अच्छा लग सकता है, किसी को मीठा अच्छा लग सकता है, या किसी के लिए चरपरा लाभकारी हो सकता है। ये ध्यान रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है घर में जो बना है सबको वो सब कुछ खाना ही खाना है।
आप अपनी प्रकृति के अनुसार, आप अपने वात पित्त कफ दोषों के अनुसार ही आहार का सेवन करिएगा। हम इसकी भी चर्चा करेंगे और इसके अतिरिक्त अब हम आपको इसकी विशेषताओं की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा, और हमारे शरीर की पहचान की हम बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हमने आपको बताया कि किस तरह से हमारी प्रकृति का हमारे शरीर में किस तरह से उसकी महत्ता है, उसकी विशेषता है। तो कल फिर हम इसकी चर्चा करेंगे आगे अगली कड़ी पर। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही घर लाएं। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।